ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम साजिदा बेगम है। मैं GPU कॉलेज चितवाड़गी हाई स्कूल की सोशल साइंस टीचर हूँ, तालुका हॉस्पेट ज़िला बल्लारी। बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस ई क्लास कमरे जमात में खैर मकदम करती हूँ और खुशामदीद करती हूँ, और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का सबक बगौर सुनेंगे, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कापी और पेन के साथ तैयार होंगे ताकि जो भी यहाँ पर अहम नुकात दिए जाएंगे उससे आप लोग नोट कर सकें, और जो भी यहाँ पर सरगर्मी दी जाएगी उसे आप लोग मुकम्मल कर सकें। तो बच्चों, सबसे पहले मैं स्क्रीन पर आप लोगों को एक तस्वीर दिखा रही हूँ, आप इस तस्वीर को पहचानिए। आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना बच्चों, ये आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले रहनुमाओं की तस्वीर है। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने जद्दोजहद आज़ादी सबक के पहले यूनिट में दो अहम नुकात पर रोशनी डाली थी, यानी कौमियत का उरूज और इंडियन नेशनल कांग्रेस। और आज हम इसी सबक के दूसरे यूनिट में तीसरे अहम नुकात पर रोशनी डालने वाले हैं। और ये आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से पिछले यूनिट के मुताल्लिक चंद सवालात पूछना चाहती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसका सही जवाब देंगे। स्क्रीन पर आप लोग सवालात देख रहे हैं बच्चों। मेरा पहला सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम कब हुआ? आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, दिसंबर 1885 सन ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम हुआ था। उसी तरह बच्चों, मेरा दूसरा सवाल है, इसके बानी कौन थे? आप लोगों ने सही जवाब दिया, ए वो ह्यूम इसके बानी थे, और हम ये भी मालूमात हासिल कर चुके हैं कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सदर भी थे। तो मेरा तीसरा सवाल है बच्चों, लॉर्ड डाल्टन ने कौन सा एक्ट जारी किया था? आप लोगों ने सही जवाब दिया, वर्नाकुलर सहाफत एक्ट, यानी अखबारात की आज़ादी को ख़त्म करने के लिए लॉर्ड डाल्टन नामी जनरल अफसर ने इस एक्ट को जारी किया था। और अब मेरा चौथा और आखिरी सवाल यहाँ पर है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के क़याम का अहम मकसद क्या था, यानी किस लिए ये कानून जारी किया गया था? आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, मुकामी ज़ुबानों में अखबारात की इशाअत के ज़रिए लोगों में बेदारी पैदा करना ही इसका अहम मकसद था। लोगों में आज़ादी की जद्दोजहद को पैदा करने के लिए इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को क़ायम किया गया था, ये एक तंजीम थी। तो बच्चों, आज के यूनिट में हम दर्ज झैल नुकात पर रोशनी डालने वाले हैं। नुकात आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, एतदाल पसंद रहनुमा, इंतहा पसंद रहनुमा और इनकलाबी ग्रुप। तो आइए इनके बारे में देख लेते हैं, आज के सबक के सलाहियतें क्या हैं, आइए इन पर भी एक रोशनी डालते हैं। एतदाल पसंद रहनुमाओं के नाम और तस्वीर को जानेंगे, उसी तरह इंतहा पसंद रहनुमाओं के नाम और तस्वीर को पहचानेंगे, इनकलाबी ग्रुप के रहनुमा इनके नाम और तस्वीर को पहचानेंगे, और साथ साथ जद्दोजहद आज़ादी में इन तमाम रहनुमाओं के किरदार को जानेंगे। आइए बच्चों, स्क्रीन पर एक तस्वीर दिख रही है, आप लोग इस तस्वीर को पहचानिए। सही पहचाना आप लोगों ने बच्चों, ये एतदाल पसंद रहनुमा हैं। तो आइए इनके नाम भी देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं WC बनर्जी, दूसरे हैं दादा भाई नौरोजी, और तीसरा नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, उसी तरह चौथा नाम है MG रानाडे। ये अहम एतदाल पसंद रहनुमा कहलाते हैं। आइए इनका रोल क्या है वो भी देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के इब्तदाई 20 सालों को एतदाल पसंदों का दौर कहा जाता है, यानी जब से इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरू हुई थी 1885 सन ईस्वी में, वहाँ से लेकर 20 सालों तक के दौर को एतदाल पसंदों का दौर कहा गया है। ये लोग अंग्रेज़ों को आईनी लिहाज से कानूनी चौकट में रहकर अपने अर्जदाश्त और गुजारिशें पेश किया करते थे और अवाम में सियासी शऊर लाने की कोशिश किया करते थे। एतदाल पसंदों में WC बनर्जी, MG रानाडे, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले अहम माने जाते हैं।
ये लोग इंतज़ामिया के मुताबिक इजलास मुनक्कद करते हुए बहस व गुफ्तगू और मशवरों को अंग्रेज़ी सरकार को पेश किया करते थे। अंग्रेज़ी हुकूमत से हो रहे मुफर अज़रात को एतदाल पसंद रहनुमा गहरी सोच से समझते और इसको किस तरह से हल करना है इस तजवीज़ को पेश किया करते थे। हिंदुस्तान की दौलत और वसाइल किस तरह से इंग्लिस्तान की तरफ बह रही है इसका मुतालिया करते। आइए बच्चों, स्क्रीन पर एक तस्वीर देख लीजिए और बताइए कि ये कौन है। आप लोगों ने सही जवाब दिया, ये दादा भाई नौरोजी हैं जो एतदाल पसंद रहनुमा हैं। आइए इनका रोल देख लेते हैं। इन्होंने ड्रेन थियरी का नज़रिया पेश किया और बताया कि किस तरह से हिंदुस्तान की दौलत इंग्लिस्तान को मुंतकिल हो रही है। इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। जैसे कि तिजारत के ज़रिए और व्यापार के ज़रिए हमारी दौलत इंग्लिस्तान मुंतकिल हो गई, उसी तरह दरामदात में इजाफा और बरामदात में कमी की वजह से भी ये दौलत इंग्लिस्तान को मुंतकिल हो गई। और एक वजह है बरतानवी अहदेदारों की तनख्वाहें, पेंशन और इंतज़ामी खर्च व अखराज को हिंदुस्तान की आमदनी से भरने की वजह से भी हमारी दौलत इंग्लिस्तान को मुंतकिल हो गई, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की बेशुमार दौलत बिलवास्ता तरीके से इंग्लिस्तान चली गई। इस ड्रेन थियरी के तस्वुर को एतदाल पसंदों ने गहरी सोच से मुतालिया किया और लोगों के सामने रखा और लोगों में बेदारी पैदा करने की कोशिश की, ताकि लोग, हिंदुस्तान के लोग, अंग्रेज़ों की इन पॉलिसियों को जानकर बेदार हो जाएं। यहाँ पर एक तस्वीर आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, पहचानिए और बताइए ये किसकी तस्वीर है। ऊपर की तो आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी हैं, उनके साथ जो दूसरी तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है उस तस्वीर को पहचानिए। सही पहचाना आप लोगों ने, ये R.C. दत्त हैं। तो दादा भाई नौरोजी के साथ मिलकर इन्होंने भी ड्रेन थियरी का खुलासा किया था। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि कौन से साल में किस तरह की कितनी दौलत हिंदुस्तान से इंग्लिस्तान को मुंतकिल हो गई थी। तो आइए ये देखिए ड्रेन ऑफ वेल्थ जिसे हम कहते हैं, यानी नवाबादियात के दौर में, ड्यूरिंग कॉलोनियल इंडिया, यानी नवाबादियात के दौर में किस तरह से हिंदुस्तान की दौलत इंग्लिस्तान को चली गई और किस तरह से सब लोग मिलकर इस पर गौर फिक्र कर रहे हैं, इस तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं। दादा भाई नौरोजी की तरह ही R.C. दत्त ने भी इसका तबसरा किया कि अपने तसानीफ के ज़रिए हिंदुस्तान की दौलत को किस तरह से अंग्रेज़ खाली कर रहे हैं। एतदाल पसंदों के दौर को फ़ियास कौमियत का दौर भी कहा जाता है, क्योंकि इन लोगों में कौमियत का जज्बा भरा हुआ था। मौरखीन ने 1885 सन ईस्वी से 1905 के दरमियानी अहद को एतदाल पसंदों का दौर कहा है। आइए बच्चों, यहाँ पर एक सरगर्मी कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को खाली जगहों को भर्ती करना है। स्क्रीन पर आप लोगों को चंद जुमले नज़र आ रहे हैं, इसका सही जवाब बताइए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के इब्तदाई डैश सालों को एतदाल पसंद का दौर कहा जाता है। आप लोगों ने अभी अभी इसके बारे में मालूमात हासिल की है, आप लोगों को अच्छी तरह से जवाब मालूम होंगे। जल्दी से अपनी कॉपी में इसका जवाब लिख लीजिए। सही कहा आप लोगों ने बच्चे, 20 साल, इब्तदाई 20 सालों को एतदाल पसंदों का दौर का नाम दिया गया। उसी तरह से मेरा दूसरा जुमला है, दौलत के बहाव का नज़रिया डैश ने पेश किया। अभी अभी आप लोगों ने इसके भी बारे में मुतालिया हासिल किया। ड्रेन ऑफ वेल्थ किसे कहते हैं, किसने पेश किया? सही पहचाना आप लोगों ने, दादा भाई नौरोजी ने इस थियरी को पेश किया था। अब मेरा तीसरा सवाल है, एतदाल पसंदों के दौर को डैश भी कहा जाता है, किस नाम से इनको पुकारा गया? सही पहचाना आप लोगों ने, फ़ियास कौमियत का दौर। और मेरा आखिरी जुमला जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, एतदाल पसंद अवाम में डैश शऊर लाने की कोशिश करते थे, यानी बेदारी। किस बात की बेदारी वो चाहते थे अवाम में? सही जवाब दिया आप लोगों ने, सियासी बेदारी, पॉलिटिकल अवेयरनेस जिसे हम कहते हैं, तो उसको लाने की इन लोगों ने बहुत कोशिश की। आइए बच्चों, यहाँ पर एक और सरगर्मी कर लेते हैं। आप लोगों को दी गई इस तस्वीर को पहचानना है। इस तस्वीर को पहचानिए बच्चों। सही पहचाना आप लोगों ने, ये इंतहा पसंद रहनुमा है जो हमारा अगला नुकात है। आइए इनके रहनुमाओं के बारे में मालूमात हासिल करते हैं और इनके नाम जानते हैं। तो इसमें पहला नाम आता है अरविंदो घोष, उसी तरह दूसरा नाम है बिपिन चंद्र पाल,
तीसरा नाम है बाल गंगाधर तिलक और उसी तरह से चौथा नाम है लाला लाजपत राय। आइए इनका रोल क्या है जद्दोजहद आज़ादी में, इनको भी देख लेते हैं। एतदाल पसंदों की कार्रवाइयों से चंद रहनुमाओं को एतराज़ था। वो इनके नर्म रवैये की तनकीद करने लगे और मुशद्दाना अंदाज में इंतहा पसंद रवैये को अपनाया, इसलिए इनको इंतहा पसंद का नाम दिया गया। इनमें अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक काबिले जिक्र हैं। इनको शॉर्ट में हम लाल बाल पाल का नाम से भी पुकारते हैं। इन्होंने आईनी नजरियात के जरिए इजलास फ़रोग़ देने के गलत ऐलान की सख्त मुखालिफत की, यानी इनके मुताबिक आईनी लिहाज से गुजारिशें पेश करते हुए हम लोग आज़ादी नहीं हासिल कर सकते, इसीलिए ये लोग इंतहा पसंद रवैये को अपनाए, इसीलिए इनको इंतहा पसंद का नाम दिया गया। इस तस्वीर को पहचानिए बच्चों। आप लोगों ने सही पहचाना, ये लॉर्ड कर्जन हैं। आइए इनका रोल क्या है ये भी देख लेते हैं। बंगाल की तकसीम यानी किस तरह से हुई वो भी देख लेते हैं। बंगाल अंग्रेजी मुखालिफ एहतजाजात का मरकज़ था। इसे कुचलने के लिए लॉर्ड कर्जन नामी वाइसराय ने इंतज़ामी हालात को गौर करते हुए तकसीम बंगाल का मंसूबा बनाया। यानी यहाँ पर ज़्यादा मुखालिफत हो रहे थे तो लॉर्ड कर्जन नामी अफसर ने इनको कुचलने के लिए नई स्कीम बनाई जिसका नाम है तकसीम बंगाल। हकीकी एतबार से बंगाल मुसलमानों और हिंदुओं की आबादी से भरा हुआ था। मशरक़ी हिस्से में मुसलमान मौजूद थे तो मगरबी हिस्से में हिंदुओं की तादाद ज़्यादा थी। आबादी की इस शुमारात को मालूम करते हुए अंग्रेज़ी सरकार ने बंगाल सूबे को 1905 सन ईस्वी में तकसीम कर दिया 2 हिस्सों में और लोगों में जद्दोजहद के रवैये को ख़त्म करने की कोशिश की। आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से एक बंगाल जो पहले था अंग्रेज़ों की पॉलिसी की वजह से किस तरह से 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। ये भी आप लोग देख सकते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर इन इंडिया, यानी आपस में लड़ाई कराओ और ख़ुद अपना फ़ायदा हासिल करो। यही पॉलिसी को अपनाते हुए अंग्रेज़ कामयाब रहे। अंग्रेज़ों की तकसीम करो और हुकूमत करो पॉलिसी पर मुबनी 1905 में तकसीम बंगाल की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पुरजोर मुखालिफत की। बंगाली ज़ुबान की वजह से हिंदुओं और मुसलमान माशरों के दरमियान इत्तेहाद को आम करने के लिए रक्षाबंधन जैसे प्रोग्राम को अपनाया गया ताकि हिंदू और मुसलमानों को फिर से दोबारा एकजुट किया जा सके। सारे हिंदुस्तान में यही मुखालिफत स्वदेशी तहरीक के रूप में सामने आई, यानी हिंदुस्तानियों को गैर मुल्की अशिया के बजाय मुकामी अशिया को इस्तेमाल करने के लिए उकसाया गया। यही स्वदेशी तहरीक कहलाती है। गैर मुल्की अशिया का इस्तेमाल करते हुए हम अपने मुल्क का नुकसान कर रहे थे, इसीलिए रहनुमाओं ने इस पर जोर दिया। ये देखिए स्वदेशी तहरीक आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हाथ से कपड़ा बनाया जा रहा है ताकि गैर मुल्की अशिया के बजाय हम खुद अपने मुल्क की अशिया का इस्तेमाल करें। ये देखिए किस तरह से स्वदेशी मूवमेंट चली। बाल गंगाधर तिलक का नारा था कि स्वराज मेरा पैदाइशी हक है और मैं इसे हासिल करके रहूँगा। हम जानते हैं ये इंतहा पसंद रहनुमा हैं, तो इन्होंने मुकम्मल आज़ादी हासिल करने का ख्वाब देखा था। मुकम्मल आज़ादी को हासिल करना ही इंतहा पसंदों का मकसद बन गया था। तिलक ने गणेश त्यौहार, शिवाजी त्यौहार, दुर्गा पूजा और दीगर त्योहारों के ज़रिए अवाम को जद्दोजहद में शरीक किया। आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और नारा क्या दे रहे हैं, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी ये मेरा पैदाइशी हक है और मैं इसे हासिल करके रहूँगा क्योंकि हिंदुस्तान हमारी अपनी मादर वतन है। ये देखिए किस तरह से, ये इस तस्वीर को पहचानिए बच्चों, ये कौन सी तस्वीर है? सही पहचाना आप लोगों ने, ये मुस्लिम लीग है 1906 में जो बनाई गई थी इन तमाम रहनुमाओं के मद्देनज़र में। आइए इनके बारे में थोड़ी मालूमात हासिल कर लेते हैं। ये मुस्लिम तहरीक यानी मुस्लिम लीग कहलाती है जो 1906 में बनाई गई। इसके पेश नज़र मुसलमान बिरादरी ने अपने इत्तेहाद को जाहिर करने के लिए 1906 में मुस्लिम लीग बनाई थी।
तिलक ने मराठी ज़ुबान में केसरी और अंग्रेज़ी ज़ुबान में मराठा नामी अखबारात को जारी किया ताकि लोगों में आज़ादी की बेदारी को पैदा किया जा सके। यानी अखबारात के ज़रिए वो अपने हिंदुस्तान के हालात, अपने जज्बात और बेदारी के जो हुकूक हैं वो तमाम अवाम तक दिया करते थे। इंतहा पसंदों को सियासी भिखारी का नाम दिया गया था। जिस तरह से एतदाल पसंदों को हम फियास कौमियत का दौर का नाम दिए, उसी तरह से इंतहा पसंदों को सियासी भिखारी, यानी इन लोगों में आज़ादी हासिल करने की इतनी ज़्यादा जुस्तजू थी और इतनी ज़्यादा इन लोगों को तड़प थी, इसलिए इनको ये नाम दिया गया। आइए बच्चों, यहाँ पर एक और सरगर्मी कर लेते हैं। आप लोगों को सही जोड़ लगाना है। यहाँ पर चंद जुमले आपको इस तरफ दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही तरफ। आप इसका सही जोड़ लगाइए। ड्रेन थियरी के नजरिए को किसने पेश किया? सही जवाब है दादा भाई नौरोजी ने। आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। दूसरा मेरा सवाल है, स्वराज का नारा देने वाले कौन थे? अभी अभी आपने जानकारी हासिल की, बिल्कुल सही आपने जोड़ लगाया है। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा पैदाइशी हक है का नारा दिया। उसी तरह ये केसरी क्या है? सही जवाब क्या आपने? केसरी का मतलब है मराठी अखबार। तो बाल गंगाधर तिलक ने 2 अखबारात को जारी किए थे, केसरी जो मराठा जुबान में। उसी तरह मराठा का जुमला क्या है बच्चों? सही जोड़ सही कहा आप लोगों ने, मराठा अंग्रेजी अखबार है। ये 2 अखबारों के नाम है, जो मराठी में एक है और अंग्रेजी में एक है। उसी तरह से यहाँ पर मेरा 5वां लफ्ज़ है अंग्रेज़, यानी लड़ा और हुकूमत करो की पॉलिसी को अंग्रेज़ों ने जारी किया था। आप लोगों ने बिल्कुल सही जोड़ लगाया है। मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर एक और तस्वीर है जिसे आप लोगों को पहचानना है। इस तस्वीर को पहचानिए और बताइए कि ये कौन रहनुमा है। ये देखिए, यहाँ पर तस्वीर और नाम आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को पहचानना है ये किस ग्रुप का नाम है। सही पहचाना बच्चों आप लोगों ने, ये इनकलाबी ग्रुप के रहनुमा कहलाते हैं। आइए इनके नाम भी देख लेते हैं। खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, वी.डी. सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बहादुर बोस, मादाम कामा और श्याम कृष्ण वर्मा, ये लोग इनकलाबी रहनुमा कहलाते हैं। आइए इनका किरदार देख लेते हैं। बंगाल की तकसीम से कई रहनुमाओं को एतराज़ था, इसलिए कई रहनुमाओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इनकलाबात पर उतर आए। यही लोग इनकलाबी ग्रुप कहलाए। यानी कई लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद था कि इस तरह से अंग्रेज़ हमारे बंगाल को तकसीम करें, तो इसलिए कई लोग इनकलाबात पर उतर आए, रास्तों पर उतर आए, एहतजाजात करने लगे। तो यही लोग इनकलाबी ग्रुप कहलाते हैं। इनकलाबियों ने एक मुकम्मल आज़ाद हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था, यानी इन लोगों को आज़ादी की बहुत ज़्यादा तलब थी। इन्हें पक्का यकीन था कि अंग्रेज़ों को सिर्फ पुरतशद्दुद तरीक़े से ही हिंदुस्तान से निकाल बाहर किया जा सकता है। इन्होंने हिंदुस्तान और बैरूनी ममालिक में खुफिया शाखें भी कायम की थी, यानी खुफिया तंजीमें बनाकर ये लोग अपना काम किया करते थे। इन्होंने पैसा और हथियार जमा करना शुरू किया और लोगों को तरबियत देने लगे, यानी किस तरह से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ना है, आतिश का इस्तेमाल किस तरह करना है, इस्लाहबाजी किस तरह से करना है। ये तमाम लोग ग्रुप बनाकर, तंजीमें बनाकर खुफिया तौर पर अपनी मीटिंग चलाया करते थे और लोगों को तरबियत दिया करते थे। दी अनुशीलना कमेटी और अभिनव भारत इस किस्म की अहम तंजीमें हैं। तो खुफिया तौर पर काम करने वाली तंजीमों का नाम अगर पूछा गया तो आप ये 2 लिख सकते हैं, दी अनुशीलना कमेटी और अभिनव भारत। इस तरह की इनकलाबी ग्रुपों की तंजीमें हैं। इन्होंने अपने मकासद के हुसूल के लिए बम और आतिशी इस्लाह का इस्तेमाल किया। तो इससे पहले हमने देखा कि एतदाल पसंदों ने भी पुरतशद्दुद तरीक़े से किया, उसके बाद इंतहा पसंद तो थोड़ा सा एहतजाजात पर उतरे, लेकिन इनकलाबी ग्रुपों का काम ऐसा था कि ये लोग बम और आतिशी इस्लाह का इस्तेमाल करते हुए इनकलाबात को जारी किया करते थे।
इनकलाबियों को कत्ल की कोशिशों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत सारों को मौत की सज़ाएं भी दी गई, फांसी की सज़ा दी गई। आप लोग इनमें मशहूर हस्तियों को जानते ही हैं, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह वगैरह। इनके बाद भी कईयों ने अपनी जद्दोजहद को जारी रखा। इनमें मुमताज़ यानी मशहूर हैं अरबिंदो घोष। ये लोग अपने मकसद को कामयाब करने के लिए एहतजाजात और बम और आतिशी असलहा का इस्तेमाल करते थे। आइए बच्चों, यहाँ पर एक और सरगर्मी कर लेते हैं। आप लोगों को यहाँ पर तस्वीरें पहचानना है। तस्वीरों में आप लोग पहचानिए कि ये कौन कौन सी तस्वीरें हैं। ये देखिए, मैं स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखा रही हूँ। अब तीनों ही ग्रुप को आप लोग जान चुके हैं कि एतदाल पसंद रहनुमा कौन है, इंतहा पसंद रहनुमा कौन है और इनकलाबी ग्रुप कौन है। पहचान कर बताइए कि ये कौन से रहनुमा में ग्रुप में शामिल होते हैं। बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, ये इंतहा पसंद रहनुमा कहलाते हैं। इनको लाल बाल पाल का नाम भी दिया गया था। तो आइए दूसरी तस्वीर पहचानिए और बताइए कि ये कौन से रहनुमा हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना है बच्चों, ये एतदाल पसंद रहनुमा हैं, जिनको फ़ियाज़ कौमियत का दौर का नाम भी दिया गया था। और इनमें दादा भाई नौरोजी और आर.सी. दत्त भी अहम हैं, क्योंकि इन लोगों ने ड्रेन थियरी के नज़रिए को पेश किया था, जिसे हम अंग्रेज़ी में ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं, यानी दौलत का बहाव। किस तरह से अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की दौलत को खाली किया था, पूरी तरह से यहाँ पर ये खाली कर दिया गया था, इसको इन्होंने बताया है। उसके बाद ये तीसरी तस्वीर यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रही है। आप लोगों को पहचानना है कि ये कौन से ग्रुप के रहनुमा हैं। इन तस्वीरों को आप पहले भी देख चुके हैं, तो एक बार दोबारा देख लीजिए ताकि आप लोग जल्दी से याद कर सकें और अपने कापियों में नोट कीजिए। आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना है बच्चों, ये लोग इनकलाबी ग्रुप के रहनुमा कहलाते हैं, जो बम और आतिशी असलहा के ज़रिए तशद्दुदाना तरीक़े से अपना काम किया करते थे, ताकि जल्द से जल्द आज़ादी को हासिल की जा सके। क्योंकि पुरअमन तरीक़े से अंग्रेज़ इस बात को नहीं मान रहे थे और इन लोगों ने बंगाल की तक़सीम भी कर दी, जिससे तमाम रहनुमाओं में गुस्सा भरा हुआ था। आइए बच्चों, यहाँ पर एक और तस्वीर आप लोगों को सरगर्मी करनी है। आप लोगों को सही जवाब का इंतखाब करना है। देखिए, फहरिस्त अलीफ और फहरिस्त बे यहाँ पर दिया गया है। दोनों में आप लोगों को सही ताल्लुक़ बताना है। तशद्दुदाना अंदाज में इंतहा पसंद रवैये को अपनाया गया। तो बताइए ये कौन से रहनुमा हो सकते हैं। सवाल में ही जवाब आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। इंतहा पसंद रवैये को अपनाने वाले बेशक इंतहा पसंद रहनुमा हैं। आप लोगों ने सही पहचाना। उसी तरह से मेरा यहाँ पर दूसरा जुमला है, क़ानूनी चौखट में गुजारिश और अर्ज़दाशें पेश करने वाले कौन रहनुमा थे। यानी क़ानूनी चौखट में रहकर कोई भी क़ानून को ना तोड़ने वाले, आराम से राय मशवरे के ज़रिए अपनी गुजारिशें और अर्ज़दाशें अंग्रेज़ों तक पहुँचाने वाले कौन से रहनुमा थे। सही पहचाना आप लोगों ने, ये एतदाल पसंद रहनुमा थे। और आखिर में आता है बम और आतिशी असलहा का इस्तेमाल करने वाले। बताइए ये कौन रहनुमा थे। यानी किस तरह से पूरी तरह से तशद्दुद पर उतर आए, पूरी तरह से इन्होंने बम और बड़े बड़े असलहा को इस्तेमाल करके आज़ादी हासिल करने की कोशिश की थी। ये कौन रहनुमा हो सकते हैं। सही पहचाना आप लोगों ने, ये इनकलाबी ग्रुप के रहनुमा हैं। तो बच्चों, आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम हो गए हैं कि कौन से रहनुमा आज़ादी में हिस्सा लिए थे और किस अंदाज में, किस तरीके से उन्होंने आज़ादी हासिल करने की कोशिश की थी। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा सबक ख़त्म होता है। आइए अब आपकी मालूमात को जानने के लिए चंद सवालात देख लेते हैं। मंदरज झैल के एक या दो जुमलों में जवाब दीजिए। पहला मेरा सवाल है, स्वराज मेरा पैदाइशी हक है और मैं इसे हासिल करके रहूँगा। बताइए तो ये नारा किस रहनुमा ने दिया था। आप लोग अच्छी तरह से इसको जानते भी हैं और मैंने तस्वीर में भी दिखाया था। मुझे पूरा यकीन है आप लोग सही जवाब अपनी कापियों में लिखे होंगे। तो बताइए बच्चों, ये नारा किसका था। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, ये बाल गंगाधर तिलक का नारा था।
आप लोग इस नारे को अच्छी तरह से याद रख लीजिए, एग्जाम में भी आ सकता है। मेरा दूसरा सवाल है, ड्रेन थियरी के नजरिए को किस रहनुमा ने पेश किया था? बिल्कुल सही जवाब लगाया है आप लोगों ने, दादा भाई नौरोजी ने इस थियरी को पेश किया था, जिसे हम दौलत का बहाव भी कहते हैं, यानी किस तरह से हिंदुस्तान की दौलत इंग्लिस्तान को मुंतकिल हो गई थी। आप लोग इसे अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह से हुई थी, यानी तिजारत और व्यापार के जरिए, और यहाँ पर पेंशन, तनख्वाहें वगैरह अंग्रेज़ हिंदुस्तान से मुहैया करते थे और यहाँ के इंतज़ामी खर्च और अखराजात हिंदुस्तान की आमदनी से भरने पड़ते थे। तो इसलिए यहाँ की आमदनी बिलवास्ता तरीके से इंग्लिस्तान को मुंतकिल हो गई। इसको हम ड्रेन थियरी या दौलत का बहाव का नजरिया भी कहते हैं। तो आइए बच्चों, मेरा तीसरा सवाल देख लेते हैं। बंगाल की तकसीम का मंसूबा बनाने वाला वाइसराय कौन था? किसने बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया? आप लोगों ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है, लॉर्ड कर्जन ने। इन्होंने बंगाल को मगरबी तौर पर और मशरक़ी बंगाल के नाम पर हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी के बिना पर बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आइए मेरा चौथा सवाल देख लेते हैं। तिलक ने कौन से अखबारात को जारी किया था? आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, 2 अखबारात को जारी किए थे, उनका नाम बताइए। बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा है बच्चों, मराठी जुबान में केसरी और अंग्रेजी जुबान में मराठा नामी 2 अखबारात को इन्होंने जारी किया था, ताकि अवाम में आज़ादी की बेदारी को पैदा की जा सके। आप लोगों ने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है बच्चों। आइए अब आगे के सवालात देख लेते हैं। मेरा 5वां सवाल है, बंगाल की तकसीम का मंसूबा कब और किस बुनियाद पर बनाया गया? ये तो हम जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, तो कब और किस मकसद से किया था? सही जवाब दिया है आप लोगों ने, 1905 में मजहब की बुनियाद पर तकसीम किया था। मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल, यानी मशरक़ी हिस्से में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है और मगरबी हिस्से में हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है। इस बात के बिना पर इन्होंने बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब मेरा छठा सवाल आइए देख लेते हैं। लाल बाल पाल रहनुमा किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा हैं? आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है बच्चों, ये इंतहा पसंद रहनुमा कहलाते हैं। इनको हम शॉर्ट में लाल बाल पाल का नाम दिया था। तो बच्चों, मेरा 7वां सवाल है, चंद अहम इनकलाबियों के नाम बताइए। यानी इनकलाबी ग्रुप के रहनुमा आप लोग तस्वीर के साथ नाम भी देख चुके हैं, अब उनके नाम आप लोगों को बताने हैं। बिल्कुल सही आप लोगों ने अपने कापियों में लिखा है बच्चों, वी.डी. सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह वगैरह, ये तमाम वो रहनुमा हैं जो इनकलाबी ग्रुप के रहनुमा कहलाए, जो बम और आतिशी असलहा इस्तेमाल करते थे और खुफिया तंजीमों के ज़रिए लोगों को तरबियत दिया करते थे। इनमें अहम अनुशीलना कमेटी और अभिनव भारत अहम हैं, ये भी हम लोग जान चुके हैं। तो आइए बच्चों, अब घर पर काम देख लेते हैं। चंद आज़ादी के रहनुमाओं के नाम बताइए। आप लोगों को बताना है कि आज़ादी में हिस्सा लेने वाले चंद रहनुमा कौन कौन से हैं। अभी आप लोगों ने बहुत सारे देखे, इनमें से चंद आप लिख सकते हैं। और मेरा दूसरा सवाल है, ड्रेन थियरी के नज़रिए को किसने पेश किया था? और इसको आप लोगों को मुख्तसर में बयान करना है कि असल ड्रेन थियरी है क्या। उसके बाद मेरा तीसरा सवाल है बच्चों, इंतहा पसंद रहनुमाओं का तरीक़ाकार क्या था, यानी किस तरह से वो लोग कामकाज किया करते थे। और मेरा चौथा सवाल है, इनकलाबी रहनुमाओं के नाम बताइए। आप लोगों ने बहुत सारे नाम देखे हैं तस्वीर के साथ, उनमें से चंद के नाम लिखिए। आइए अब अमली सरगर्मी देख लेते हैं। हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी के रहनुमाओं के तस्वीर इकट्ठा करें और एक एल्बम तैयार करें और अपने असातिज़ा से घर पर काम और अमली सरगर्मी दोनों ही कराकर आप लोग करेक्शन करवा लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ही मददगार साबित होगा। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे अतदाल पसंद रहनुमा, इंतहा पसंद रहनुमा और इनकलाबी ग्रुप। इनके नाम देखें, इनके तस्वीर देखें और उनके साथ साथ हमने उनके कामकाज का तरीक़ा भी देखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे और अगली क्लास में हम दोबारा मिलेंगे। बच्चों, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ.
ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.